स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज से इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा वैकेंसी लाई गई थी प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की 143 पदों के लिए। तो आज से इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट के टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और आज इस कड़ी में हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। इसमें हम लोग प्रयोगशाला विज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आज देखेंगे और इसी से संबंधित जो प्रयोगशाला विज्ञान पर आधारित प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के टेस्ट सीरीज को आज डिस्कस करेंगे और यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम्स में 100% यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। एग्जाम में छपने वाले सभी प्रश्न हैं, देख सकते हैं। यहाँ जो पहला प्रश्न है हमारा, अच्छी प्रयोगशाला नैतिकता का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज करना या रिपोर्ट करना, ऑप्शन बी ज्ञात या संभावित समस्याओं को छिपाने के लिए प्रयोगशाला डेटा का जानबूझकर गलत प्रस्तुति करना, ऑप्शन सी दस्तावेजीकरण संबंधी गलतियां करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इससे पहले देख लेते हैं कि क्या बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट का परीक्षा कब होगा। तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या एग्ज़ाम कब होगा। ये वैकेंसी जून के अब तक फॉर्म फिलअप किए गए थे, 6 महीना से अधिक हो गया है और हमने इसमें कई वीडियो बनाया जिसमें हमने इसके एग्ज़ाम पैटर्न को भी डिस्कस किया, टोटल कितने फॉर्म फिलअप किया इसको भी बताया है और हमने 2-3 बार बताया है कि एग्ज़ाम कब होगा। बिहार एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि इसके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, लेकिन अब तक नहीं होगा। और हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें हमने बताया कि एग्ज़ाम 2025 में नहीं होगा, 2026 में होगा। तो क्या ये जनवरी में होगा या फरवरी में होगा या मार्च में होगा या कब तक होगा, इसके बारे में एग्जैक्ट डेट के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए हम लोग तैयारी करते हैं और इसी क्रम में जो आप देख सकते हैं बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट के जो है प्रयोगशाला विज्ञान पर आधारित इस प्रकार का टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज 2 आएगा, करंट अफेयर से भी संबंधित आएगा। सभी प्रश्न आपको जीएस के प्रश्न ऑलरेडी देखने को मिलेंगे और ऑलरेडी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हो रही हैं। तो पहला प्रश्न था, अच्छी प्रयोगशाला नैतिकता का उदाहरण नहीं है। पहला है जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज करना या रिपोर्ट करना। तो बताया जा रहा है कि आपने जैसे कोई लैब में जा रहा होगा 9th-10th में, अगर आपने लैब किया हो तो वहाँ पे हो सकता है, या इंजीनियरिंग में किसी ने किया हो, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट आप लैब करते थे तो जो डाटा आता है, तो जो एग्जैक्ट डाटा आता है तो वही लिखना होता है। लेकिन कई लोग क्या करते थे, लैब नहीं करते थे और समय बचाने के लिए क्या है, किसी और का डाटा देख के यहाँ पे डाटा लिख दिए करते थे, बताया जा रहा है। या फिर कुछ गलत जानकारी डाल दिया जाता था, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए, वो फॉलो नहीं किया जा सकता है। तो ये अच्छी प्रयोगशाला नैतिकता का जो है एथिक्स का सही उदाहरण नहीं है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कि अच्छी प्रयोगशाला नैतिकता का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसके जनवरी के लास्ट में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जीएस की कैसे तैयारी करना है इसका अलग से बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठंड का मौसम चल रहा है और देख सकते हैं ठंड का मौसम का मज़ा सामान्यतः आपको गांव में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, अभी जो फसल कटाई होती है उस वक्त लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के यहाँ के किसी के यहाँ से गए, चलते चलते पुआल उठा लेते हैं और उसे जला देते हैं और फिर घूरा तापते हैं और लिट्टी चोखा बना के खाते हैं। तो ठंड का मज़ा वहीं पे है। तो ये ठंडी के साथ साथ हमें तैयारी भी करना है और इसी क्रम में हमारे द्वारा ये टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। देख सकते हैं जो दूसरा प्रश्न है, प्रयोगशालाएं जिनमें गंभीर या घातक मानव रोगों से जुड़े कारकों का उपयोग करके अनुसंधान किया जाता है, जिनके लिए निवारक या उपचार उपलब्ध हो सकता है, उन्हें किन प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जैव सुरक्षा स्तर 1, जैव सुरक्षा स्तर 2, जैव सुरक्षा स्तर 3 और जो है उपरोक्त सभी। बताया जा रहा है कि मतलब कि जैव सुरक्षा के किस स्तर में हम लोग गंभीर या घातक मानव रोगों से जुड़े कारक को शामिल करते हैं, उसका उपचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। जैव सुरक्षा स्तर 3 में इस तरीके का किया जाता है। अब देख लेते हैं कि जैव सुरक्षा स्तर जो होते हैं ये टोटल 4 होते हैं। जो जैव सुरक्षा स्तर 1 होता है ये न्यूनतम जोखिम वाला से होता है और सामान्य रोगों के लिए होता है और बेसिक
जो लैब की क्रियाएं की जाती है उसमें किया जाता है। जो जैव सुरक्षा स्तर 2 होता है इसमें मध्यम जोखिम का होता है, जैसे इसमें उन सब का उपचार किया जाए, जैसे आप देख सकते हैं HIV ये सब का उपचार होता है। जो जैव सुरक्षा स्तर 3 होता है ये उच्च जोखिम और निम्न सामुदायिक जोखिम इसमें शामिल होते हैं, जैसे TB हो गया, SARS-CoV-2 हो गया, ये सारी चीज़। और वहीं जो उच्चतम जोखिम स्तर जो होता है वो होता है जैव सुरक्षा स्तर 4 होता है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम जोखिम स्तर कौन सा है, तो जैव सुरक्षा 1 हो जाएगा, 2 मध्यम है, 3 वाला उच्च है, और जो उच्चतम है जो सबसे ज़्यादा है ये रिस्क जोन वाला जो होता है, अत्यंत खतरनाक जो आते हैं, ये सारे जैव सुरक्षा स्तर 4 में आ जाते हैं। हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हो रही हैं, आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में खतरनाक गैसों या वाष्प से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है A बीकर, ऑप्शन B फ्यूम हुड, ऑप्शन C टेस्ट ट्यूब, और ऑप्शन D है थर्मामीटर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लैब प्रयोगशाला कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे बहुत सारा अच्छे स्कूल है, वहाँ पे जो प्रयोगशाला किया जाता है तो वहाँ पे जो खतरनाक या वाष्प जो निकलता है, आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाष्प निकलता है, कभी कभी वाष्प ऐसा निकलता है कि वो आपके बाल को छत्ता की तरह उड़ा देता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में खतरनाक गैसों या वाष्प से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं, एकदम हीरो बन के, राजा बेटा बन के जा रहे हैं, और वहाँ पे प्रयोगशाला में जो करना होता है प्रोसेस, तो उसमें जो देखते हैं जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अनुसार जो धुआं निकलता है, तो आपके बाल को क्या कर सकता है, चिंपांजी की तरह कांटेनुमा संरचना ने खड़ा कर देगा। तो आप राजा बेटा से हो सकता है चिंपांजी बन के घर पहुँचे, इसलिए उसके बचाव के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B फ्यूम हुड, जिसे धुआं अलमारी के नाम से जाना जाता है। जैसे ये वाष्प या खतरनाक गैस निकलता है, वो सारी चीज़ों को किसमें इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि आप सुरक्षित रह सके, उससे किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट है प्रश्न, विलियन बनाते समय फ्लास्क की दीवारों पर चिपके कणों को घोल में मिलाने के लिए क्या करते हैं। आपके ऑप्शन फ्लास्क को जोर से हिलाते हैं, ऑप्शन B आसुत जल से धोते हैं, ऑप्शन C रसायन डालते हैं, और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। बताया जा रहा है कि जो विलियन बनाया जाता है तो फ्लास्क के दीवार पे जो कण चिपक जाते हैं तो उसको आपको साफ़ करना है, तो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं। तो आपने देखा होगा कि घर में अपने कोई बोतल ही रहा होगा, उस बोतल में जो गंदगी थोड़ी बहुत जम जाती है तो उसे क्या किया, पानी में डालकर क्या कर देते, अच्छे से धोकर थोड़ा सा हिलाकर उसे क्या कर देते, साफ़ कर लेते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है, उससे जो डिस्टिल वाटर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, साफ़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में छोटी आग बुझाने के लिए, छोटी आग या बताया जा रहा है कि अगर बहुत कम पैमाने पे आग लगी हो तो उसको बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, या सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा है। आपके ऑप्शन है सुरक्षा चश्मा, ऑप्शन B प्रयोगशाला एप्रेन, ऑप्शन C अग्निशामक यंत्र, और ऑप्शन D उपरोक्त सभी। तो बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में अगर आग लग जाता है, तो प्रयोगशाला छोटे स्तर पे ही है, तो वहाँ पे अगर आग लग जाएगा तो सुरक्षा चश्मा से कुछ नहीं होगा, अन्ना जैसा चश्मा लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर लुंगी डांस करना पड़ जाएगा। जो चश्मा जो होता है, जैसे वहाँ पे जो किरण निकलते रहता है, वेल्डिंग होता है, तो उन सब से बचाव के लिए सुरक्षा चश्मा का प्रयोग किया जाता है। एप्रन का प्रयोग भी उसी दौरान आपको दिया जाता है, खाना बनाते समय एप्रन का प्रयोग करते हैं, और वेल्डिंग होता है वहाँ पे भी किया जाता है। लेकिन सामान्यतः जो होता है आग को बुझाने के लिए जो है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपने बहुत बड़ा अगर जगह हो, हॉल में देखा हो, कोचिंग जो बड़ा कोचिंग संस्थान वहाँ पे भी अग्निशामक यंत्र देखा हो, तो इन सब का प्रयोग जो प्रयोगशाला में आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन नंबर 6। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी अगर इस टेस्ट सीरीज को पूरा अटैम्प्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा GS के भी टेस्ट सीरीज और लगातार टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के भी टेस्ट सीरीज आते रहेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बिहार SSC लैब असिस्टेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार SSC फील्ड असिस्टेंट का जो हमारे द्वारा क्लासेस हुआ था, लगभग जो है वीडियो बनाए गए 25+ के आसपास क्वेश्चन हमारे चैनल से आए थे, उससे अधिक ही होंगे, लेकिन एग्जैक्टली डाटा याद नहीं है। तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर अटैम्प्ट करें, और आपको फ़ायदा होता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है तो टेस्ट सीरीज को और बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे डेली बेसिस पे 1 से 2 दिन पे आपको टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो। बताया जा रहा है कि GMPP का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। सामान्य सूक्ष्म जीव विज्ञान अभ्यास और प्रक्रिया, ऑप्शन B अच्छा सूक्ष्म जीव विज्ञान अभ्यास और प्रक्रिया, ऑप्शन C
सामान्य सूक्ष्म जीव विज्ञान अभ्यास और कार्यक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सारे जो प्रश्न जो है अभी बिहार बीपीएससी के द्वारा जो है जूनियर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो किया गया था वहाँ से इस प्रश्न को यहाँ शामिल किया गया है और निश्चित है कि वहाँ के जो प्रश्न पूछे गए हैं ये लैब असिस्टेंट में 100% आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हमने बताया कि ये एग्ज़ाम्स में आने वाले प्रश्न हैं। तो ये GMPP का पूरा नाम जो हो जाता है यहाँ से देख सकते हैं, गुड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अच्छा सूक्ष्म जीव विज्ञानी अभ्यास और प्रक्रिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके प्रयोगशाला में काम करते समय महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? दस्ताने पहनना, ऑप्शन बी सुरक्षा चश्मा पहनना, ऑप्शन सी प्रयोगशाला कोट पहनना और ऑप्शन डी इन सभी का पालन करना। तो वही बताया जा रहा है कि अगर आप लैब में हैं तो क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखा होगा कहीं भी, अगर लैब का भी फोटो अगर इमेज भी देखते हैं या फिल्म में भी आपने देखा होगा प्रयोगशाला में किसी व्यक्ति को काम करते, ये सारी चीज़ें उनके पास कोट होता ही है, दस्ताना होता ही है और चश्मा होता ही है, ये सारी चीज़ को करते। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके 8 नंबर प्रश्न, प्रयोगशाला में किसी अज्ञात रसायन को सूंघने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? इस टेस्ट सीरीज में टोटल 25 प्रयोगशाला विज्ञान पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो प्रयोगशाला में किसी अज्ञात रसायन को सूंघने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ए रसायन को गर्म करके सूंघना, ऑप्शन बी सीधे बीकर के ऊपर से गहरी सांस लेना, सी वाफ्टिंग तकनीक का प्रयोग करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाफ्टिंग तकनीक का प्रयोग करना। वाफ्टिंग पर क्या होता है टेक्निक? तो ये होता है हाथ से हवा को अपनी ओर घुमाकर सूंघना रसायनों के सीधे संपर्क को कम करता है। अगर कोई हानिकारक भी हो सकता है तो इससे बचाव होगा, तो इसलिए जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाए, वाफ्टिंग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला सामग्री को स्टरलाइज करने और दबाव के तहत उच्च तापमान का उपयोग करके जैविक एजेंटों को नष्ट करके अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने के लिए सबसे प्रभावी विश्वसनीय साधन है। आपके ऑप्शन है रासायनिक कीटाणुशोधन, ऑक्टेल लेविंग, ऑप्शन सी भस्मीकरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी प्रयोगशाला में जो स्टरलाइजिंग होता है उसे किस प्रक्रिया के द्वारा जो है सबसे अच्छे तरीके से उनका निस्तारण किया जा सकता है अपशिष्ट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्टेल लेविंग प्रक्रिया के माध्यम से आप सबसे प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी जैविक एजेंट या फिर जो हानिकारक होते हैं वो सारी चीज़ों को नष्ट करके सही तरीके से किया जाता है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है ऑक्टेलेव या ऑक्टेलेविंग। नेक्स्ट है तरल पदार्थ की सटीक मात्रा मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रखनली टेस्ट, ऑप्शन बी फ्लास्क, ऑप्शन सी बीकर और ऑप्शन डी आशंकित सिलेंडर यानी ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके प्रयोगशाला में तौलते समय या नमूने के कंटेनर को छूने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? यानी आपने देखा होगा कि प्रयोगशाला में जो भी कोई चीज़ किया जा रहा होता है, नमूने को अगर छूना है तो किस चीज़ का प्रयोग? डायरेक्ट आप हाथ से छू सकते हैं या चिमटा या टिश्यू पेपर होता है उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, या सीधे छू सकते हैं या उपरोक्त सभी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिमटा या टिश्यू पेपर से आप छू सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, कांच के बर्तन को साफ करने के लिए प्रयोगशाला में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जा सकता है? बर्तन को साफ करने के लिए प्रयोगशाला में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी आसुत जल और ऑप्शन डी H2SO4। तो देख सकते हैं जो भी प्रश्न आपने अभी तक देखा होगा ये 12 प्रश्न जो है सब प्रयोगशाला विज्ञान पे आधारित है और आगे के जो रिमेनिंग के जो भी क्वेश्चन है वो सभी प्रयोगशाला विज्ञान पे भी आधारित है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है कि जो कांच के बर्तन होते हैं इसको जो होता है, हमने स्टार्टिंग में भी इस तरीके का प्रश्न डिस्कस किया कि गंदगी साफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पानी से क्या कर देते हैं, तो वो आसुत जल का प्रयोग है। पानी में ऐसा गुण है कि पानी हर चीज़ को शुद्ध कर देता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा से सांस लेने वाले दूषित पदार्थों को हटाने वाले फिल्टरिंग डिवाइस को क्या कहा जाता है? ए सर्जिकल मास्क, बी श्वास यंत्र, ऑप्शन सी वेंटिलेटर और ऑप्शन डी जो है आपके उपरोक्त सभी। तो पूछा जा रहा है कि हवा से सांस लेने वाले दूषित पदार्थ को हटाने वाला डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इस डिवाइस को श्वास यंत्र कहा जाता है, जो भी हवा में जितनी भी गंदगी उस चीज़ को वो हटा देता है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न,
प्रयोगशाला में अम्ल और पानी को मिलाते समय सही विधि क्या है? यानी आप लैब में हैं और अम्ल को और पानी में यानी कि जल में H2SO4 को मिलाना है या HCl को मिलाना है, तो इस चीज़ को सही प्रक्रिया क्या होता है? अम्ल में पानी धीरे से डालें, पानी में धीरे धीरे अम्ल डालें। ऑप्शन सी, दोनों को एक साथ तेज़ी में मिला दे, और ऑप्शन डी, किसी भी क्रम में मिला दे। पहला ऑप्शन है अम्ल जो है उसमें पानी डाल दे, पहला ये प्रोसेस है। दूसरा है कि आपको पानी में धीरे धीरे अम्ल डालें। ऑप्शन सी, दोनों एक साथ तेज़ी से मिला दे, और ऑप्शन डी, किसी भी क्रम में मिला दे। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी है, इसमें अम्ल को धीरे 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 आपको मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF भेज दिया गया, वहाँ से मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे किसी प्रकार के प्रयोगशाला विज्ञान या फिर बिहार SSC फील्ड असिस्टेंट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके साइंस को क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया जाए, क्योंकि वहाँ के प्रश्न आपको यहाँ पे साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और बिहार SSC फील्ड लैब असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा उस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी होगी, अगर आप कहेंगे तो फिर टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में काम खत्म होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना। ऑप्शन बी, उपकरण को वैसे ही छोड़ देना। ऑप्शन सी, बचे हुए रसायन को वापस बोतल में डालना। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला में जो सबसे बेहतर विधि जो होता है, क्या करते हैं कि जो सारा काम हो जाता है तो क्या होता है, आप साबुन और पानी को अच्छे से धोकर आप उसको साफ़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसे जैविक एजेंट जो अस्थायी विकलांगता पैदा करने में सक्षम है या स्वस्थ मनुष्य और जानवरों में जानलेवा या जैविक घातक बीमारियों को पैदा करने में सक्षम है को जाना जाता है। पहला है हद तक मानव या गुदा नमूने। ऑप्शन बी, श्रेणी ए संक्रामक पदार्थ। ऑप्शन सी, श्रेणी बी संक्रामक पदार्थ। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये कैटेगरी ए के संक्रामक पदार्थ होते हैं जो मानव को इस तरीके से क्या करते हैं, उनके जो है यथोचित संदेह जब वे बाहर निकलते थे स्वास्थ्य और मानव या जानवर में अस्थायी विकलांगता, जानलेवा या घातक बीमारी को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करते समय सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की सामग्री को क्या किया जाता है? अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा होगा, जिसके आधार पे वाशिंग मशीन से कपड़ा साफ़ किया जाता है, उसके अनुसार मक्खन बनाया जाता है। उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से संबंधित बताया जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है? एक ही स्तर तक भरा और उसी स्थान पर रखा गया हो, एक ही स्तर तक भरा और विपरीत स्थानों पर रखा गया हो, अलग अलग स्तर पर भरा हो और यादृच्छिक रूप से रखा गया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बताया जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूज जो भी इस तरीके का प्रयोग करे, चाहे फ्रिज आपके वॉशिंग मशीन हो, मक्खन या फिर दूध से क्रीम निकाल ले, तो ऐसे वाले को बोला जाता है कि एक ही जगह पे उनको रखना होता है दोनों को, लेकिन उनको जो है विपरीत स्थान, एक ही स्तर तक भरा होना चाहिए और विपरीत स्थान पे रखा होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक ही स्तर तक भरा और विपरीत स्थानों पे रखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके 18वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है साधारण कॉम्बिस्टिबल्स जैसे कि कागज, लकड़ी और फर्नीचर से जुड़े आग को जाना जाता है। यानी जो कागज में, लकड़ी में, फर्नीचर में जो आग लगता है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बताया जरा कागज या लकड़ी या फर्नीचर में जो आग लगता है उसे क्या कहते हैं? जैसे पुष्पा भाव बोलते हैं ना, पुष्पा नाम समझ के, फ्लावर समझा के फायर, अब की बार वाइल्ड फायर। तो इसी तरीके का ये है कि कागज और लकड़ी और फर्नीचर में जो आग लगता है वो वाइल्ड फायर की तरह पुष्पा भाव के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर, इसे जो है क्लास ए फायर के नाम से जाना जाता है। यानी कि कागज, लकड़ी और फर्नीचर में जो आग लगाया जाता है उसे क्लास ए फायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 19th नंबर, ये ऑलरेडी शायद हमने डिस्कस कर लिया कि गंभीर या घातक मानव रोगों से जुड़े एजेंटों का उपयोग उनके लिए निवारक या चिकित्सीय उपचार से संबंधित शोध कार्य प्रयोगशालाओं को वर्गीकृत किया जाता है। बायोसेफ्टी लेवल 1, बायोसेफ्टी लेवल 2, सेफ्टी 3 और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसे जैव सुरक्षा स्तर 3 के रूप में डिस्कस किया जाता है और ऑलरेडी हमने सभी लेवल को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है 20वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एजियोट्रॉपिक मिश्रण है? आपके ऑप्शन है ए 91% बेंजीन और 9% पानी,
ऑप्शन बी 96% इथेनॉल और 4% पानी, ऑप्शन सी 80% टॉल्यून और 20% पानी, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण बताने का मतलब होता है कि जिसका संगठन स्थिर रहता है और एक स्थिर तापमान पर उबलता है, जैसे कि शुद्ध यौगिक। तो इस चीज़ को हम लोग एजियोट्रॉपिक कहते हैं कि जिनका संगठन स्थिर हो, यानी कि कंपोजिशन क्या हो, स्थिर हो, यानी कि जो उसमें कंपोजिशन मिलाया जा रहा है वो स्थिर हो और एक तापमान पर उबल रहा हो, तो इसे एजियोट्रॉपिक बोलते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 96% इथेनॉल और 4% पानी, यानी इथेनॉल C2H5OH। इसमें अगर 96% हो और इसमें 4% अगर आप पानी डाल दे रहे हैं तो ये जो मिश्रण बनता है इसे बोला जाता है आपको एजियोट्रॉपिक मिश्रण। नेक्स्ट है 21वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियां प्रयोगशाला में व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ शामिल हैं? पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण एजेंसी, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताया जा रहा है कि कौन सा एजेंसी जो है प्रयोगशाला में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए काम करता है, तो ये सभी एजेंसी जो है उसके लिए कार्य करता है। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है? व्यक्तिगत सुरक्षा यहाँ पे हो गया, देख सकते हैं यहाँ PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है। एक है रसायन शास्त्र, दूसरा है फेस शील्ड, ऑप्शन सी प्रयोगशाला फ्लूम हुड, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अभी हमने ऑलरेडी इसमें से देखा होगा कोविड-19 के समय PPE को आपने सुना होगा कि PPE हैंड ग्लव्स हो गया, फेस शील्ड हो गया, केमिकल जो बहुत सारे होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, PPE के रूप में हम लोग करते हैं, शामिल करते हैं। अब पूछ रहा है प्रश्न कि कौन सा नहीं है, तो ये जो प्रयोगशाला में जो फ्लूम हुड होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो होता है कि अगर आप प्रयोगशाला कर रहे हैं और वहाँ पे आप हीरो बन के गए और वहाँ से जो वाष्प उड़ेगा आपके बाल को चारों दिशाओं में फैला देगा, तो इससे क्या होगा, आप हीरो से बन जाइएगा जीरो। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, फ्लूम हुड का, जिसे हम लोग धुआं अलमारी के नाम से जाना। तो ये जो है सुरक्षण PPE का उदाहरण नहीं है। PPE का उदाहरण आपके रसायन शास्त्र है, फेस शील्ड है, हैंड ग्लव्स है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन जो है प्रयोगशाला फ्लूम हुड नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 23वां नंबर प्रश्न, उसी से संबंधित है। प्रयोगशाला में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के रूप में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? उसी से संबंधित है प्रश्न। पहला है ग्लव्स, ऑप्शन बी सुरक्षा चश्मा, ऑप्शन सी लैब कोट, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तभी हमने ऑलरेडी इसके बारे में बताया कि PPE में जो जो शामिल होते हैं उनमें आपके दस्ताना, ग्लव्स, चश्मा, ये सारी चीज़ें, कोट, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट 24वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुरक्षा डेटा शीट में कितने खंड हैं? आपके ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 16, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सुरक्षा जो डेटा शीट होते हैं इसमें जो खंड होते हैं, इसमें 16 खंड होते हैं, 16 डेटा शीट होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं 25वां नंबर है प्रश्न, और आज का हमारा टेस्ट सीरीज का लास्ट है। अगर आपने अब तक यहाँ तक देखा होगा तो देख सकते हैं ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रयोगशाला विज्ञान में यहाँ से एग्जाम जो भी होंगे प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज सेकेंड आएगा उसमें जो विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वहाँ को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न आपको पता हो तो 75 जो है साइंस के प्रश्न आएंगे, जिसमें 25-25 प्रश्न होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। 30 प्रश्न आपके हो जाएंगे, आपके 35 प्रश्न जो हो जाएंगे GS के हो जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स उसकी क्लासेस भी हो रही है, और GS के ऑलरेडी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा देख सकते हैं 20 मैथ और 20 रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे। तो पैटर्न को भी हमने डिस्कस किया, टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए हैं, 1 लाख के आसपास फॉर्म है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 2, 4, 5 हज़ार। बिहार SSC लेवल असिस्टेंट में टोटल 143 पद हैं। कब एग्जाम होंगे उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे ना सिर्फ बिहार SSC लैब असिस्टेंट बल्कि फील्ड असिस्टेंट के जो मेंस एग्ज़ाम होंगे उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। मेंस के आपके फील्ड असिस्टेंट की चांसेस है, हमने बताया था कि इसी महीने आने की संभावना रिजल्ट, लेकिन अब तक नहीं आया। अब मे भी इस साल नहीं आता है तो 2026 के शुरुआत में आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस 8-7 दिनों में अगर नहीं आता है तो
उसकी मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी। उसके अलावा भातृ बीपीएससी टीआरई 4 इन सब की तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जाती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गैस या वाष्प जो ऑक्सीजन की कमी के कारण अचेतन या मृत्यु का कारण बनती है। आपके ऑप्शन है कार्सिनोजेन, ऑप्शन बी एक्सपीसियंट, ऑप्शन सी न्यूरोटॉक्सिकेंट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक्सीपिशियंट एक गैस या वाष्प है जो ऑक्सीजन की कमी के कारण अचेतन, घुटन या मृत्यु का कारण बन सकती है और यह गैस हवा में ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, जिससे शरीर को ठीक कम करने में आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जैसे आप सभी को देख सकते हैं, अगर यहाँ पे पॉइंट है, अभी ठंड का दिन चल रहा होगा तो लोगों के द्वारा देखते होंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा तो लोग क्या करते हैं, कोयला का घूरा जला लेते हैं और रूम को पूरा खिड़की को बंद कर देते हैं। कोयला से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है और खिड़की बंद होने के कारण ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है, तो उसे ठंडी के लिए उसे सोचते हैं कि गर्म ठंडी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, इस आग को जलाते हैं। लेकिन क्या होता है, सुबह तक वो कहीं और पहुंच जाते हैं या हम लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के कारण क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाते हैं, रिएक्शन कर जाता है और क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, इससे दम घुटने लगता है, वही एक्सपीसियंट हो जाता है और इसी के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो देख सकते हैं ये प्रयोगशाला विज्ञान पर आधारित बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट के एग्जाम डेट के बारे में, टोटल फॉर्म फिलअप और टेस्ट सीरीज के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलिएगा तो इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज को चलाया जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।